We have here a guest on Skype. खुश आमदीद कहते हैं उस्मान चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है. आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे. अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो. क्या कहेंगे? एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन, ऊपर से आज हम जो एक 2 दिन का ये विजिट देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसमें सीएम मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं. खासकर इकोनॉमिक जो एक हमारा हम कह सकते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए ये जो एस्पेक्ट देखा जा रहा है, ये कितना इम्पैक्ट है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम. मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया, मदू करने का बहुत शुक्रिया. मैं ये देखता हूँ पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाने के लिए ये एक पुरजोश कोशिश है. आपको याद होगा कि पिछले साल उनकी डेलीगेशंस भी आई थी और बहुत सारे MOUs पे भी तबादला ख्याल किया गया और फिर दस्तखत भी हुए. तो आप देख रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान की बारी थी कि वो वहाँ जाएं और उन शोबों पर नज़र डालें जहाँ पे एक किस्म का अमली ताउन हो सके, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन हो सके. और जैसे कि आपने जिक्र किया कि इसमें एक्सपोर्ट ऑफ लेबर भी आती है, थोड़ी सी टेक्निकल एक्सचेंज और कई सारे ऐसे उमूर हैं जिन पे नज़र डाली गई है जो कि हमारे रवाबित को गहरा करने में बहुत एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान. अच्छा, पाकिस्तान और बेलारूस खासकर हम देख रहे हैं वर्कफोर्स के हवाले से भी कुछ प्रोग्राम्स, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं. खासकर पाकिस्तान से उनको तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1 to 150,000 जो तकरीबन एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहिए. तो आने वाले दिनों में हम अगर रेमिटेंसेस के थोड़ा सा एक एस्पेक्ट में देखें तो हमारे लिए तो एक फ़ायदा ही है, क्योंकि हमारी जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में डिवाइडेड हो जाती है या यूरोपियन मार्केट्स को तरजीह देती है. तो ये भी एक न्यू हमारे लिए एवेन्यू खुल जाता है. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. हमारी मईशत को कम से कम 5 ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें वो बरामदात जो है उनको फ़रोग़ दे और फिर हमारी मईशत खुद ब खुद तगड़ी हो जाएगी. उसमें अव्वलीन तरजीह मेरे हिसाब से जो है वो लेबर की एक्सपोर्ट यानी रेमिटेंसेस या ओवरसीज़ वर्कर्स को देनी चाहिए. उसके साथ साथ आपके टेक्सटाइल्स, उसके साथ आपकी माइनिंग जिस पे आपको मालूम है कि इतना काम किया जा रहा है. अभी IT हो गया और एग्रीकल्चर को आप ठीक कर दें तो आप एक्सपोर्ट भी करने के लायक होंगे. इन 5 चीज़ों पे अगर काम किया जाए जोश खरोशी से तो आप देखें कि आपकी मईशत दुनिया की बेहतरीन में शामिल हो जाएगी. आप देखते हैं एग्रीकल्चर इतनी सादी चीज़ है, उसमें भी बेलारूस का हाथ है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे. और फिर सबसे जो आगे की चीज़ है ये IT वगैरह, उसमें भी हो रही है. दरमियान में आपको नज़र आएगा कि आपकी लेबर एक्सपोर्ट्स होती हैं. बेलारूस और ये बाकी साबिक USSR के जो अरकान थे उनमें अब एक आबादी का मसला पैदा हो चुका है. उनकी बर्थ रेट्स बहुत कम हो चुकी हैं और इसलिए उनकी जो लेबर फोर्स है आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम और छोटी होती जा रही है. बेलारूस इसका सबसे बड़ा शिकार है दर हकीकत. आप यूक्रेन और रशिया को एक तरफ कर दें क्योंकि वहाँ पे जंग चल रही है, बदकिस्मतन और अमवात हो रही हैं, लोग जाँ बहक हो रहे हैं. लेकिन बेलारूस जंग में ना होने के बावजूद उनकी डेमोग्राफिक्स पे एक बहुत सदमा पहुंचा है. इसलिए पाकिस्तान इसको एक लेबर फोर्स एडवांटेज दे सकता है उस खिते में जहां पे बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जो इसी मसले का शिकार हैं. राइट. अच्छा, ये आपने सही बिल्कुल बताया. और पाकिस्तान की जो एक हम कह सकते हैं पॉपुलेशन है, यानी कि पाकिस्तान की जो हमारी एक बल्क पॉपुलेशन है, इसको हम अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी वीकनेस ना बने. वेरी राइट उस्मान साहब. अच्छा, ये बताइए कि खासकर हम देख रहे हैं माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की बात कर लेते हैं. आपने कहा कि ये जो 5 सेक्टर्स हैं इनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. खासकर हमने अभी 2 दिन पहले ही अपने एक इन्वेस्टमेंट फोरम भी देखा माइनिंग के हवाले से. पाकिस्तान में बहुत सारे हम कह सकते हैं वसी खजाने मौजूद हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसको निकालने की, यानी कि इससे फायदा लेने की. वैल्यू एडिशन करना नीड ऑफ द आवर है. अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी चाहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रेकोडिक, बैरक गोल्ड जब ऑलरेडी एक हम कह सकते हैं ना लाइमलाइट में आ चुके हैं वो इन्वेस्टर्स जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दिए कि हाँ यहाँ पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है. तो आप समझते हैं कि वो इन्वेस्टर्स या वो आउटसाइडर जब तारीफ करता है तो ऑटोमेटिकली तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट बन जाती है?
बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये जो कसीर उल जहती मालियाती इदारे होते हैं, द मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जब भी किसी चीज़ में दिलचस्पी का इजहार करती हैं, उस वक्त फिर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बड़े बड़े मालियाती इदारों की उसमें शिरकत है। IMF और वर्ल्ड बैंक और ये बाकी सारे जब इसकी तरफ अंडर राइटिंग करेंगे लोन्स की और प्रोग्राम्स को आगे फ़रोग़ देंगी, तो फिर इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा है कि कितनी ये उम्मीद अफजारत ये कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, मीटिंग्स, लोगों ने प्रेजेंटेशंस भी बड़ी सारी दी हैं, हर बंदे ने अपना मौक़िफ़ दिया है, इसलिए एक किस्म की हम आहंगी पैदा हुई है। कॉरपोरेशंस, हमारी मिनिस्ट्रीज, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, ये तमाम माहरीन के दरमियान एक हम आहंगी पैदा हो रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए बायस शर्फ है कि अब एक मतलब आलमी तवज्जो की तजदीद, ये सारे जो है ना अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार ये यूएस चाइना के तनाव का भी है, कि अब वो सारी दुनिया को राइट। देख रहे हैं, छान मार रहे हैं कि कहाँ पे अच्छे अच्छे ज़ख़ीरे हैं, वसाइल हैं। और पाकिस्तान को तो हमें हमेशा से पता है कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता की है, लेकिन हमने इसका पूरा फ़ायदा नहीं अभी तक लिया। अब वक्त आ गया ये अहद हाजिर में कि हम ये मिनरल्स को डेवलप करें। आपको पता है कि 92 किस्म के मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये बहुत कीमती कीमती मिनरल्स भी उनमें शामिल हैं। मसलन मतलब लिथियम से लेके आगे तक ये टंगस्टन और इटर्बियम और इतने आगे जो हैं पेचीदा किस्म के हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम ये ऐद हाजिर की ये सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह में भी उस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, एक और और मैं इरादा भी सबसे किया गया है। एक ये भी कहा गया है कि अब फिनिश गुड्स आपको भेजनी है, अब आपको फिनिश मटेरियल भेजना है, वैल्यू एडेड मटेरियल भेजना है, अब आपको रॉ फॉर्म में नहीं भेजना। तो ये भी तो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही जब अपने रॉ मटेरियल को ऐसे ही सेल आउट कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको वैल्यू एडेड मंगवाना पड़ता है, तो वो एक 100% से भी ज़्यादा एक अमाउंट, हम कह सकते हैं 1000% से भी ज़्यादा एक अमाउंट जो है वो ऐड ऑन हो जाता है। इसके हवाले से भी बताइए कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी रॉ मटेरियल को यहीं यूटिलाइज करके फिनिश करके एक वैल्यू एडेड मटेरियल बाहर भेजें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आप यूं देख लें कि आजकल का दौर जो है इसमें मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी जो है बहुत ज़्यादा है, टैरिफ्स इधर उधर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया है बहुत ज़्यादा अपने मिनरल वेल्थ का, और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। नेमत उनको अता तो फरमाई अल्लाह ने, लेकिन वो उन्होंने उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया। अब आप किस जानिब खड़े होना चाहते हैं? लेकिन एक अब ये तरफ कह आप रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इस क्यू में ऐड ऑन किया जा रहा है, जिसमें चिली है, पेरू है। तो हाँ, क्या पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान भी अब रहनुमाई करेगा और पूरी दुनिया के अंदर खासकर जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको कर्टेल करेगा अपने तमाम कंट्रीज के लिए? जी, और ख़ास तौर पे ये किरदार एक्सपोर्ट्स पे, बरामदात में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि चिले की आपने ज़िक्र किया, तो चिले की तकरीबन 40% जो है जीडीपी वो कॉपर से मुंसलिक है, तांबे से, लेकिन उनके 70% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कॉपर से मुंसलिक हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी जो है, अगर 30% उनकी इकोनॉमी इस मिनरल रिसोर्स में, तो उनकी राइट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में ये 50% शामिल होते हैं मिनरल्स। तो ये पाकिस्तान के लिए भी ऐसा वाह। होगा कि हम वैल्यू चेन में डाल सकें, तो अगर ये हमारी मईशत का 10% बने, तो एक्सपोर्ट का 30% बनेगा, और उस लिहाज से फिर आपका रिमिटेंसेस के ऊपर जो है वो बोझ कम हो जाएगा, वो मजीद आपके लिए अच्छा होगा, आपका करंट अकाउंट बेहतर हो जाएगा। तो आप इसको ना सिर्फ जीडीपी शराय नमू के उस दायरे में देखें, बल्कि आप इसको बरामदाद के दायरे में जरूर देखें, क्योंकि हमेशा ये एक ज्यादा बड़ा हिस्सा बनता है उसका। अच्छा, आपने दो बार अपने कमेंट में जिक्र किया टैरिफ के हवाले से कि टैरिफ वॉर है, तो मैं अमेरिकन टैरिफ के हवाले से बात करती चलूं। पाकिस्तान के लिए या तमाम कंट्रीज के लिए 90 डेज का जो पॉज आया है कि अभी वो टैरिफ में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, और पाकिस्तान ने भी कोई ऐसा रिवर्ट में कोई चीज़ इख्तियार नहीं की, एक बहुत ही पॉजिटिव डिप्लोमेसी के साथ जो है उस चीज़ को देखा। तो क्या लगता है आपको, आप जो एक सिनेरियो देख रहे हैं पूरी ग्लोबल चेंजेस का, तो इसके बारे में क्या कहेंगे उस्मान साहब? जी, बस ये एक खुद पसंदी का दौर है, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का दौर है, और ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक सियासी
انداز سے استعمال کیا ہے، ایک غیر مستحکم انداز سے اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے کوشش کی ہے، اور اس سے نقصان سب سے زیادہ امریکہ کو ہی ہوگا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ ایک تشدد ہو گیا مارکیٹس کے ساتھ، عالمی منڈی کے مارکیٹس ساتھ، کافی کریش ہو گئے، ہاں بالکل صحیح، اور انہوں نے اپنی سٹاک مارکیٹ اور ساتھ میں بانڈ مارکیٹ کا زیادہ کلیدی کردار ہے اس میں، انہوں نے دیکھا کہ اتنی تباہی انہوں نے پھیر دی ہے، تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب آپ دیکھیں پاکستان نے کس طرح سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھا، اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب اورنگزیب صاحب نے بالکل ٹھنڈے دماغ سے سب کے سامنے کہا کہ اس کی زیادہ فکر یا زیادہ پریشانی نہ اٹھاؤ، ہمیں بس اپنی ٹریڈ بیلنس کو غور سے دیکھنا ہے، ٹاسک فورس تیار کرنی ہے، اور یہ ہم مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس انداز سے اگر ہم اپنے سارے مسائل کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ایک ٹاسک فورس ہے اس کے لیے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح ٹھیک کریں، اور ہمارے لیے یہ بہت آسان کام ہے، کیونکہ ہم جو ہے اگر ہمارا ان کے ساتھ خسارہ، یعنی خسارہ تو ان کی طرف سے ہے، اگر 3.5 بلین کا ڈیفیسٹ ہے امریکہ کا، تو ہم ان سے 3.5 بلین کی امپورٹس لے لیتے ہیں، ٹیرف امپورٹس بھی زیرو ہو کرتے ہیں، جائے، ایگزیکٹلی، ہاں سب کچھ سپورٹ کریں گے۔ اور آپ اس کو ایگریکلچر، مائننگ اور ان سب سیکٹرز میں دیکھیں، امریکہ کے پاس بہت اچھی مشینری ہے، کیٹرپلر وغیرہ، بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہمارے ان چیزوں میں جن کو ہم بھی فروغ دے رہے ہیں اس میں ان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے۔ رائٹ عثمان صاحب، ایز وی آر سینگ دس، تو ہو سکتا ہے کہ پالیسی میکرز ہم سے پہلے اس چیز کو دیکھ چکے ہوں اور ان تمام کنسرنس کو میٹ کر چکے ہوں، اور یقیناً اس کے اوپر آنے والے دنوں میں کام ہوگا، اور کام ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو ایک ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو سفر نہیں ہونا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنی ہے۔ ویل، تھینک یو سو مچ عثمان چوہان صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے۔